हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीशा टीचर्स। मैं हूं आप सभी के साथ मीशा मैम। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी टूरिज़्म क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल एंड टूर ऑपरेशन बिजनेस। अच्छा, ये जो सारे जितने भी मैं नोट्स बनाऊंगी, जितने भी चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। इसकी मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। नोट्स के अलावा क्वेश्चन पेपर हो गए या कोई भी ऐसी रिलेटेड चीज़ होगी टूरिज़्म से, वो भी मैं आपको सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। अलॉन्ग विद दिस मैं कोशिश करूंगी कि हम वन शॉट बनाएं सारे चैप्टर्स की, बट मुझे अगर ऐसा लगेगा कि कोई भी जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसका मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी। फॉर नाउ ये जो चैप्टर है ये वन शॉट में मैं बना रही हूँ। इस चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले तो एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस की, यानी थोड़ी यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी, उसकी हम बात करेंगे। फिर है दो अलग टॉपिक हैं, ये मैंने साथ में ही लिखे हैं, टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैवल एजेंसीज एंड टूर ऑपरेटर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये। इसके बाद हम ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स का क्या करेंगे, डिफरेंस समझेंगे। फिर मार्केट ट्रेंड्स और बिजनेस सिनेरियो जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड इन दी एंड वी विल टॉक अबाउट बिजनेस इंटीग्रेशन। अच्छा स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी बुक खोल के देखेंगे और कंटेंट में अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरी बुक में 8 चैप्टरों में क्या है, कोई टूर कॉस्टिंग की बात हो रही है, टूर पैकेजिंग होगी, इंटीनरी प्लानिंग हो गई, ऑपरेशन हो गया ट्रैवल एजेंसी। तो घूम फिर के जो है ट्रैवल एंड टूर ऑपरेशन बिजनेस से ही रिलेट कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी से डील कर रहे हैं, टूर ऑपरेटर से डील कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि ट्रैवल एजेंसी क्या होती है और टूर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इनके बारे में जो भी हम बात करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा जो आपका टूरिज्म क्लास 12th जो है पूरे इसी चैप्टर पे बेस्ड है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर अगर आप 2 खोलेंगे, पेज नंबर 2 पे अगर आ पाएंगे तो आप देखेंगे कि देर आर 4 पैराग्राफ्स, 5 पैराग्राफ्स है, जो कि बहुत डिटेल में इन लोगों ने बता रखा है और बड़ा हौच पौच में बता रखा है। ईयर्स सही से नहीं लिखे हैं, कोई ईयर ऊपर बताया है, कोई नीचे बताया है, तो वो जो है ईयर्स मैंने सही ऑर्डर में लगा के आपके सामने ये अभी दिख रहा है जो आपको। उसके बाद जो बेसिकली ये पूरी बुक है, इसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी मुश्किल है, तो कहीं कहीं पे मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस। 1670 से बात शुरू होती है, अपना ग्रैंड टूर की बात हो रही है। यहाँ पे सभी बच्चों को हमने 11th चैप्टर 2 में जब ये पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ग्रैंड टूर क्या था, और इसकी जो बेसिक टूरिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो ग्रैंड टूर से ही हुई थी। तो शुरुआत क्या थी, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए रेनेसां द ग्रैंड टूर था। तो ये शुरू हुआ किस लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, जो कि बाद में क्या हो गया स्टूडेंट्स, बाद में आप मुझे बताएंगे क्या हो गया। ठीक है, तो शुरुआत हमारी रेनेसां द ग्रैंड टूर से हुई थी। किस पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए हुई थी। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ट्रैवल बिजनेस की एवोल्यूशन क्या हुई थी, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, 1730 में क्या हुआ, इनको पता चला कि भाई सी वाटर जो है वो काफ़ी सारी डिजीज़ जो हैं उसको क्योर करता है, उसको सही कर देता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत जगहों पे कोस्टल रिजॉर्ट्स बन गए इंग्लैंड में। भाई लोगों ने सोचा कि भाई सी वाटर तो काफ़ी सारी डिजीज़ जो है वो क्योर कर रहा है, वो सही कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम कोस्टल रिजॉर्ट्स बनाते हैं, यानी सी के पास में ही हम रिजॉर्ट्स बनाएंगे जहाँ पे लोग आएंगे ये सोच के कि उनकी जो डिजीज़ हैं वो क्या है, क्योर हो रही है। कहाँ पे था ये, इंग्लैंड में हुआ था। फिर 1815 की बात करते हैं। 1815 में हमारी स्टीम बोट सर्विसेज जो है लंदन से ग्रेवसेंड में शुरू हो गई थी। ओके, 1820 में यूरोपियन कल्चर सेंटर्स ओपन टू ब्रिटिश ट्रैवलर्स। अब यूरोपियन कल्चर सेंटर्स ने सोचा कि भाई ब्रिटिश ट्रैवलर्स तो काफ़ी सारे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने सेंटर्स इन लोगों के लिए और खोलने चाहिए इनको, और हम अपने सेंटर्स को खोलेंगे तो हमारा जो ट्रैवल बिजनेस है ये और अच्छे से हमारा चलेगा। 1830 में 10 साल बाद क्या हुआ, रेल रिंग स्टैब्लिश हो गई, किसके बीच में, लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में। एंड इन 1838 एक कंपनी का नाम है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल P&O स्टीम कंपनी इंट्रोड्यूस्ड स्टीम सर्विसेज टू इंडिया एंड फार ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ कौन सी कंपनी थी।
ठीक है। पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल कंपनी स्टीम कंपनी थी ये, इसने क्या किया, अपनी जो स्टीम सर्विसेज थी ये इंडिया के लिए और फार ईस्ट के लिए खोल दी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब कॉक्स एंड किंग्स की हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर नेक्स्ट चैप्टर 2 में भी इसकी बात होती है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो 2008 में 250th एनिवर्सरी थी कॉक्स एंड किंग की कंपनी की, और ये क्या है, ये हमारी वर्ल्ड की सबसे पुरानी ट्रैवल कंपनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे पुरानी कंपनी है, ट्रैवल कंपनी कौन सी है जो सबसे पुरानी है, दैट इज कॉक्स एंड किंग्स। ठीक है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री में बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। 1758 में एक बंदा था जिसका नाम है रिचर्ड कॉक्स, उसको एज अ रेजिमेंटल एजेंट अपॉइंट किया गया इन फुट गार्ड। सबसे पहले फुट गार्ड्स है उधर, इसको एज अ रेजिमेंटल एजेंट अपॉइंट किया गया, जो कि बाद में ग्रेडेनियर गार्ड्स की पोजीशन पे हो गया। किसने किया अपॉइंट इनको लॉर्ड लिग्नॉयर ने किया। कब किया, फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के दौरान। सो ये जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे के सारे बच्चे। अब जो ये रेजिमेंटल एजेंट है, इसके क्या रोल्स थे, ये जो पेमेंट्स है उसको मैनेज करते हैं, क्लोथिंग हो गई उसको मैनेज करते हैं, ऑफिसर कमीशंस को ये मैनेज करते हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट जो भी रिक्वेस्ट आती है रेजिमेंट से उस सारी रिक्वेस्ट को ये क्या है फुलफिल करते हैं, वो रिक्वेस्ट लेते हैं। लेट 18th सेंचुरी में ये जो है ये लार्जेस्ट मिलिट्री एजेंट बन गया। ठीक है, ये सारी इसमें इंफॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखिएगा। ये सारे मतलब ये क्या है, लेट 18th सेंचुरी में ये काफ़ी बड़ी क्या सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री एजेंट बन गई। इनने फिर जब लार्जेस्ट मिलिट्री एजेंट बन गए, इनने क्या करा, इनने ड्रमंड फैमिली के साथ टीम अप किया, यानी पार्टनरशिप करी, और बैंकिंग की तरफ ये एक्सपैंड होने लग गए। 1922 में इन्होंने हेनरी एस किंग बैंक के साथ भी मर्ज किया, पर ये जो है ये बिज़नेस इतना चला नहीं, और ये बिज़नेस 1923 में सोल्ड हो गया। इसके साथ साथ पॉल मॉल खोला। कॉक्स एंड किंग्स का एक ब्रांच था जो कि है हमारा पॉल मॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन, इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन क्या है, यानी ये कंपनी करती क्या है, इसका क्या रोल है, ये क्या फंक्शंस हैं इसके। सो ये क्या है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट करती है, लेजर ट्रैवल को डील करती है, माइस से डील करती है, एनआरआई हॉलीडेज हो गए इनसे डील करती है, और ट्रेड फेयर जो है इनसे डील करती है। अब क्या हुआ, अब ये वर्ल्ड वॉर के बाद, इतनी पुरानी कंपनी है तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की कंपनी है, उससे भी पहले की है। तो क्या है, दोनों ही वर्ल्ड वॉर जो है उसके बावजूद ये कंपनी जो है ये फ्लरिश करती रही, और आज भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आज भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर रही है। कहाँ ऑपरेट कर रही है, इंडिपेंडेंटली ब्रांचेस हैं इनकी, कहाँ पे, इंडिया में है, जापान में है, यूएसए में है। ओके, सो ये कंपनी जो है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे, बात आती है भाई, हमने थॉमस कुक की काफ़ी बात करी है, इनका रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा है, और इनके बारे में आपको ध्यान से तो रखना ही रखना है, यू कैन नॉट फॉरगेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1841 में थॉमस कुक जो है ने ट्रेन ट्रिप ऑर्गेनाइज करी 570 मेंबर्स की, कि अब ये जो थे ये सेक्रेटरी थे कहाँ पे, साउथ मिडलैंड टेम्परेंस एसोसिएशन। ठीक है, इसके अंदर जब ये थे तो इन्हें ट्रेन ट्रिप ऑर्गेनाइज करी जो कि 22 माइल्स की थी, कितने लोगों के लिए, 570 मेंबर्स के लिए। ठीक है, अब जब थॉमस कुक ये सब कर रहे थे तो उनके साथ साथ एक और बंदे थे जिनका नाम था हेनरी वेल्स। अब हेनरी वेल्स ने अपना फ्राइट बिजनेस शुरू किया। स्टूडेंट, फ्राइट बिजनेस या फ्राइट, जब भी हम फ्राइट प्लेन की बात करेंगे या फ्राइट ट्रेन की बात करेंगे तो हमें याद रखना है ये मालगाड़ी जो होती हैं उनकी बात हो रही है। तो ऐसे फ्राइट बिजनेस या ऐसे एरोप्लेन्स जो कि माल लेके चलते हैं या कार्गो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्राइट बिजनेस। ओके, तो हेनरी वेल्स जो है इनने अपनी बिजनेस की शुरुआत करी फ्रॉम हिज फ्राइट बिजनेस, यूएसए में इनने शुरुआत करी। ठीक है, क्या क्या करा, थॉमस कुक पे आ जाते हैं वापस। इन्होंने रेलवे को कोऑर्डिनेट किया, स्टीम शिप एक्सकर्जन करी इंग्लैंड के अंदर, स्कॉटलैंड में, यूरोप में, ये सारी चीज़ें थॉमस कुक ने करी है। ठीक है, इसके साथ साथ अब थॉमस कुक जब ये कर रहे थे तो इनके पास चैलेंजेस आए। क्या चैलेंजेस थे, जो रेलवेज थे ये सिर्फ इनको 5% कमीशन देते थे, जिसकी वजह से इनके पास जो है कॉस्ट को कवर करना, यानी जो खर्चा आ रहा था वो कवर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था।
ये इतनी सी बात हो गई। अब इनकी लेगेसी क्या रही, दोनों ही ये इंपॉर्टेंट पर्सन है दोनों, हमारे हेनरी वेल्स एंड थॉमस कुक। तो हेनरी वेल्स की कंपनी इज़ नोन एज अमेरिकन एक्सप्रेस, आज जिसको हम अमेरिकन एक्सप्रेस कहते हैं वो हेनरी वेल्स की कंपनी है, और थॉमस कुक की कंपनी है थॉमस कुक एंड सन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं 1845 में। अब 1845 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने थॉमस कुक ने वर्ल्ड फर्स्ट ट्रैवल एजेंसी इस्टेब्लिश करी, जिसके थ्रू इनको जो है टाइटल मिला फादर ऑफ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ओके, 1855 में क्या हुआ, इन्होंने पैकेज टूर की शुरुआत करी और पहला इंटरनेशनल टूर लगाया इंग्लैंड से पेरिस तक। ठीक है, जिसकी थ्रू क्या हुआ, हमारा इंक्लूसिव टूर कॉन्सेप्ट निकल के आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 1870 की इनोवेशंस क्या हुए, थॉमस कुक ने ट्रैवलर चेक्स इंट्रोड्यूस किया और होटल वाउचर्स इंट्रोड्यूस किए। वेयर एज जो हमारी अमेरिकन एक्सप्रेस है, इन्होंने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस करे और ट्रैवलर्स चेक इंट्रोड्यूस करे। ओके, सो ये जो है ये मेरे ख्याल से आपका पेज नंबर 3 सेकेंड पैराग्राफ जो है उसमें इनने बात करी है, फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ दोनों ही इसमें इनने बात करी है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे, दैट इज हमारा ट्रैवल ट्रेड इन इंडिया। हमारे ट्रैवल ट्रेड, अब देखो जो बात होगी वो 1920 से शुरू हो रही है, यानी तब हम क्या थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी ही थे हम। ठीक है, तो उस समय की बात हो रही है। तो उस समय जो था, जो जीना एंड को एक हमारी ट्रैवल एजेंसी है, जो कि पहली इंडियन ट्रैवल एजेंसी बनी जिसने डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ग्रुप टूर्स ऑर्गेनाइज करने शुरू करिए। ऑल्दो 1920 में इंटरनेशनल ग्रुप टूर्स जो है नहीं ऑर्गेनाइज हो रहे थे, ये थोड़ी बाद में हुए हैं। अब 1920 की जब हम बात करें तो 1920 में थॉमस कुक एंड सन्स जो है और अमेरिकन एक्सप्रेस जो है, ये जो है ये दोनों ही कंपनियां ये ज़्यादातर इंटरनेशनल टूरिस्ट हैंडल कर रही थी, इसीलिए जीना एंड को थोड़ी कम कर रही थी या ना के बराबर ही कर रही थी। बट इनने क्या करा, इनने डोमेस्टिक काफ़ी ग्रुप टूर्स हैंडल करे। अब जब हमें आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद जीना एंड को ने अपना पहला फॉरेन ग्रुप ऑफ टूरिस्ट जो है हैंडल करा। ओके स्टूडेंट्स, 1951 में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम टाई बोल सकते हैं, वो क्या है इस्टेब्लिश हुई मुंबई में, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ऑर्गेनाइज ट्रैवल इन इंडिया शुरू हो गया। टाई कुछ ऐसा दिखता है, इसकी हम चैप्टर 7 में भी बात करने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, बट इधर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका। सो स्टूडेंट याद रखिएगा, सबसे पहली जो हमारी एजेंसी ट्रैवल एजेंसी बनी वो जीना एंड को एजेंसी बनी है। ठीक है, उसके बाद हमारी 1951 में टाई बनी जा, दैट इज ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है, मुंबई में हेडक्वार्टर्स है। ओके, टाई से पहले क्या था, टाई से पहले काफ़ी सारी कंपनीज थी, जैसे कि देखो फॉरेन कंपनीज तो अपन को पता है, फॉरेन कंपनीज थी थॉमस कुक एंड सन्स एंड इसके साथ साथ अमेरिकन एक्सप्रेस। बट इंडियन कंपनी कौन थी, जीना एंड को थी, ली एंड म्यूर हेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, एन जमनदास को लिमिटेड थी। ये सारी जो थी ये इंडियन कंपनीज थी, ये आप याद रखिएगा। 1961 में क्या हुआ, 1961 में जीना एंड को और दो अदर एजेंसीज तो थी, इंडियन एजेंसी जो थी, इनको मर्ज कर दिया गया और एक ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी भी हम चैप्टर 7 में बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट। इसको मर्ज करके क्या है किया, ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना दी गई। 1963 में क्या हुआ, काफ़ी सारी और ट्रैवल कंपनी जो है वो इमर्ज करी और ज़्यादा आने लगी, जैसे कि सीता की बात हमने क्लास 11th में बात करी है इसकी। ओके, चलते हैं आगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवल बिजनेस, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि भाई जो ट्रैवल बिजनेस है वो क्या होता है, क्या मतलब है इसका। सो वी विल टॉक अबाउट दिस ओवर हियर। थोड़े पॉइंट दिखा देते हैं। सबसे पहले तो जो है ट्रैवल बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो आप स्टूडेंट्स को याद रखना ही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रिलेट करती है कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज से। यानी ट्रैवल का मतलब सिंपल अगर मैं शब्दों में बोलूँ, ए जो है, ए रहता है दिल्ली में, बी जो है वो कहाँ का रहने वाला है, वो रख देते हैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। तो ए जो है
वो जाता है हिमाचल प्रदेश घूमने। ठीक है, बी की क्या है, बी की अपनी शॉप्स है, ऐसी कुछ समझ लो, ये शॉप्स है। तो सो बी ए जाता है हिमाचल प्रदेश, बी से ये शॉपिंग करता है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बी क्या कर रहे हैं, बी इज सेलिंग। बी क्या कर रहा है, बी की शॉप है तो वो जाहिर सी बात है कोई चीज़ें बेच रहा है। और ए क्या कर रहा है, ये उन्हीं चीज़ों को बाय कर रहा है, क्योंकि ये बाइंग और सेलिंग का मतलब लेन देन का ये जो चलता रहता है, ये क्या हो जाता है, ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। यानी पैसे की बात आ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो अपने ट्रैवल बिजनेस क्या हो गया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, जहाँ पे हम रेगुलरली बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं। किस चीज़ से, ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज से। सेलिंग प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये टूरिज्म से रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, या सोवेनियर्स मान लो, या खाने का सामान हो गया, कोई वहाँ की स्पेशली हिमाचल प्रदेश की कोई चीज़ है वो हो गई। कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलरली ट्रैवल से रिलेट करती है, उन चीज़ों की हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं भाई, अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो टूरिज्म है ये रिलेट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे, जैसे कि कोमोडिफिकेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर्स, हॉस्पिटैलिटी, फ्रेंडशिप, प्लेजर, प्लेस एंड इट्स अट्रैक्शन। ये सारी चीज़ें दोनों, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स में आ जाती हैं, सोशल इश्यूज में आ जाती हैं, कुछ भी कह लो। सो इन सिंपल टर्म्स जो हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो टूरिज्म है ये दोनों ही इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से डील करता है, रिलेट करता है। ठीक है, फिर आते हैं ओनली ट्रैवल बिजनेस आर एबल टू इन्वॉल्व इन मोटिवेटिंग ट्रैवलर्स टू ट्रैवल, ऑर्गेनाइज ट्रैवल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोवाइड ट्रैवल रिलेटेड सर्विस एंड दे कैन सेल टूर। सेल बोल लो, वैसे तो यहाँ सेल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो क्या है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल बिजनेस ही ट्रैवलर्स को मोटिवेट कर पाता है कि भाई घूमने जाइए, अच्छी अच्छी मतलब ट्रिप लीजिए, अच्छे से घूमिए। जो भी ट्रैवल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ट्रैवल बिजनेस ही हैंडल कर पाता है अच्छे से। जो भी ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज हैं ये सारी चीज़ें भी क्या कर पाता है, ट्रैवल बिजनेस ही हैंडल कर पाता है। ओके, ओके सो जो ट्रैवल बिजनेस है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है जो कि साथ मिलकर एक टूरिज्म प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी ट्रैवल एक्सपीरियंस बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स ड्यू टू वेरियस सब सेक्टर्स टू द टूरिज्म प्रोडक्ट। अब ये जो नीचे पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, ट्रैवल एंड टूरिज्म के सेक्टर्स, विजिटर अट्रैक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एंसिलरी सर्विस हो गई, टूर ऑपरेशन हो गए, टूर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन हो गया, ट्रैवल एजेंट हो गया, अकोमोडेशन हो गई। ये क्या है, ये सारे ही टूरिज्म के सेक्टर्स हैं। इसमें हम फूड इंडस्ट्री भी आ जाती है, इसमें और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें मिला के क्या है, टूरिज्म को बनाती हैं, ट्रैवल बिजनेस को बनाती हैं। अब क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, और इनके भी अलग अलग सब सेक्टर्स है। अकोमोडेशन में जैसे हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें भी और बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सब सेक्टर्स बना रहे हैं। सेक्टर्स इतने सारे हैं, सेक्टर्स के भी सब सेक्टर्स हैं। तो इसकी वजह से जो ट्रैवल बिजनेस है वो एक क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बन जाता है। ओके, टूरिज्म इज अ सिंगल इंडस्ट्री, यही बात जो मैंने अभी समझाई, यही ये पॉइंट बोल रहा है। यानी टूरिज्म जो है ये एक इकलौती इंडस्ट्री है, ठीक है, बट इसके साथ क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गई, एयरलाइंस हो गई, ट्रैवल एजेंसी हो गई, ट्रैकिंग एजेंसी हो गई। ये सारे ही टूरिज्म के अंडर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बन जाता है। और ईच वन ऑफ देम प्रोवाइड्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट। क्या होता है, ये सारे ही जो भी सेक्टर्स हैं ये अपना इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। जैसे कि एयरलाइंस जो है ये एयरलाइन डिलीवर करती है, बुकिंग करो अपनी एयरलाइन की एक जगह से दूसरी जगह। ट्रैवल एजेंसी जो है इनका अपना रोल है, ये वो प्रोवाइड करती हैं। होटल्स जो है रूम्स प्रोवाइड करती हैं। ये सारे क्या है, अपना इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, या
कभी कभी ये साथ भी मिल जाते हैं, कंबाइन भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब कंबाइन कैसे हो जाता है भाई, बिना ट्रांसपोर्ट के आप कहीं जा पाओगे। अब कोई होटल पहुंचने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना, तो यानी अकोमोडेशन के लिए आपको क्या चाहिए, अकोमोडेशन के लिए आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कहीं भी जाने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसके साथ साथ हमें अकोमोडेशन चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ मिलके ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, so the buying and selling of all such travel related services constitute travel business। तो इन्हीं लेन देन को, इन्हीं बाइंग और सेलिंग को, सारी ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग को हम ट्रैवल बिजनेस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लंबी टॉपिक भी है ये, और इसमें हम पहले तो ट्रैवल एजेंसी के टाइप की बात करेंगे, ठीक है, फिर हम टूर ऑपरेटर की टाइप की बात करेंगे, एंड फिर हम इन दी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो भाई हमारी ट्रैवल एजेंसी क्या होती है, तो ट्रैवल एजेंसी जो है अपनी प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। मेक माई ट्रिप ये एक ट्रैवल एजेंसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, इट इज़ द ट्रैवल एजेंसी विच पैकेजेस एंड प्रोसेसेस ऑल अट्रैक्शन, असेसेस amenities and ancillary services of a country and presents them to the customer, to the tourist या कस्टमर, कुछ भी बोल लो। तो क्या करती है, पैक करती है, प्रोसेस करती है सारे अट्रैक्शन को। फॉर एग्जांपल दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडिया गेट हो गया और हुमायूं टॉम्ब हो गया या कुतुब मीनार हो गया, ये सारे को क्या करिए, ये सारे अच्छी अच्छी अट्रैक्शंस को कलेक्ट करते हैं। ये देखते हैं कि भाई यहाँ लोग जो है घूमने जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, पैक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद असेस करते हैं कि इस दिन पे असेस करते हैं, साथ में अमेनिटीज़ देते हैं ये, और एंसिलरी सर्विसेज हो गई, ये सारी जो है ये सारी इकट्ठा करके बेसिकली एक पैकेज बनाते हैं। और पैकेज कैसा हो सकता है, पैकेज कैन बी पैकेज टूर या इटिनरी हमारी हो सकती है, जिसमें मैं बोलने वाली थी, दैट इज़ डे 1 में आप यहाँ घूमो, डे 1 में आप इंडिया गेट घूमो, डे 2 में आप हुमायूं टॉम्ब जाओ, डे 3 में आप कुतुब मीनार जाओ। ऐसे करके ये पैकेजेस बनाते हैं, टूर पैकेजेस हो गए या इटिनरी, जो भी आप बोलना चाहिए, ये होते हैं। इसके साथ साथ इनको क्या बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज बिल्डर ऑफ द कंट्री बोला जाता है इसको। सो ये हम डिफरेंस में भी पढ़ेंगे। सो ट्रैवल एजेंसी को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी को हम इमेज बिल्डर ऑफ अ कंट्री बोल सकते हैं। A prospective travel agency is the one that makes arrangement of travel tickets। देखो ट्रैवल टिकट्स की अरेंजमेंट करते हैं, चाहे वो एयर हो, रेलवे हो, रोड हो या सी हो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करा देते हैं, पासपोर्ट हो, वीज़ा हो या कोई भी ऐसा अदर डॉक्यूमेंट जो कि ट्रैवल के लिए चाहिए हो। अकोमोडेशन का ये अरेंजमेंट कराते हैं, एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट कराते हैं, या कोई भी दूसरी ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज है। किससे, प्रिंसिपल सप्लायर्स यहाँ पे कौन हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं, दैट इज़ टूर ऑपरेटर्स। इनसे ये सारी सर्विसेज लेते हैं या बेसिकली पैकेज टूर लेते हैं और आगे हमारे कस्टमर्स को ये प्रोवाइड करते हैं। इट में ऑल्सो सिक्योर ट्रैवल इंश्योरेंस, बहुत बार ये ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन करेंसीज जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं ट्रैवलिंग पीपल के लिए, यानी टूरिस्ट के लिए। तो ट्रैवल एजेंसी में इधर भी वन ऑफ अ चेन ऑफ रिटेल आउटलेट्स और अ सिंगल ऑपरेशन। क्या हो सकता है, ट्रैवल एजेंसी जो है ये अलग अलग चेन ऑफ आउटलेट्स, रिटेल आउटलेट्स की एक हिस्सा भी हो सकती है या सिंगल ऑपरेशन भी हो सकती है, ठीक है। द वर्क ऑफ लार्जर एजेंसी ऑफन डिवाइड बिटवीन डिफरेंट डिविजन्स, ठीक है। देखो अगर जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना बड़ा इनकी डिविजन्स होंगे, उतने बड़े इनमें सेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि मेक माई ट्रिप है, एक डिपार्टमेंट जो है ये डील करेगा काउंटर सर्विस से, एक डिपार्टमेंट बिजनेस ट्रैवल से डील कर सकता है, एक डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ लेजर ट्रैवल से डील करेगा, एक डिपार्टमेंट अकोमोडेशन से डील कर रहा है, एक डिपार्टमेंट एयरलाइन से डील कर रहा है। तो ये जो है ये अलग अलग डिविजन्स हो सकते हैं अगर बड़ी एजेंसी है। अगर छोटी एजेंसी है तो ये कंपैरेटिवली कम होगा, 2 या 3 चीज़ें हैंडल करेंगे। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, जैसे जैसे चीज़ें बड़ी होती हैं, वो ज़्यादा चीज़ें हैंडल करने लग जाती हैं। ओके, फॉरेन एक्सचेंज भी इसमें आ सकते हैं और सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं या जितने भी हमने सेक्टर्स की बात करी है वो सारे आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंपनीज दैट डील ओनली विद बिजनेस ट्रैवल
आर कॉल्ड बिजनेस ट्रैवल हाउसेज, यानी ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रैवल से डील करती हैं उनको हम बिजनेस ट्रैवल हाउसेज बोलते हैं। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विथ प्लानिंग, विथ प्लानिंग, पब्लिसिटी एंड बुकिंग फॉर ट्रेड फेयर्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, यानी ट्रेड फेयर्स की प्लानिंग करना, पब्लिसिटी करना, बुकिंग करना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कॉन्फ्रेंसेज हैं तो उसकी प्लानिंग, पब्लिसिटी, बुकिंग, ये सारी चीज़ें कौन करते हैं? ये बिजनेस ट्रैवल हाउसेस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स ये। चलते हैं आगे। ट्रैवल एजेंसीज, सेल्स क्लर्क take bookings on behalf of tour operators, sell tickets for travel, make hotel bookings, take payments from the public and give advice on types of holiday, method of travel, passport, visas, travel check, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा। तो अब हमें ये देखो, अब हम इधर आ रहे हैं, याद रखना है स्टूडेंट्स, ये मैं हायरार्की बना रही हूँ, इसके हम आगे भी बात करेंगे बट मैं बना देती हूँ। सबसे हमारी अगर आप हायरार्की देखोगे, सबसे पहले हमारे आते हैं सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं हम इनको। इसके बाद हमारा TO आता है, एक्चुअली इसके बाद हमारा आता है मैन्युफैक्चरर्स, देन रिटेलर्स एंड देन हमारा कस्टमर्स, है ना स्टूडेंट्स। अब ये हम जब टूरिज्म की लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये तो सेम चीज़ हो जाएगी, बट इधर यहाँ आ जाएगा हमारा TO यानी टूर ऑपरेटर आ जाएगा, रिटेल में क्या आ जाएगा? TA आ जाएगा यानी ट्रैवल एजेंसी आ जाएगा, एंड इन द एंड कस्टमर्स तो सेम रहते ही हैं, ठीक है। तो ये हमारी हायरार्की है। क्योंकि हमारी TO क्या है? मैन्युफैक्चरर बोली जाती है ट्रैवल बिजनेस की या ट्रैवल टूरिज्म की, तो ये क्या करते हैं? ये ट्रैवल एजेंसी को बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये चीज़ है, ये हमारा पैकेज टूर है, या हम चाहते हैं कि तुम इन क्लाइंट जो है इनके लिए क्या करो, बुकिंग कर दो, या ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं ये सारी चीज़ें टूर ऑपरेटर बोल सकता है ट्रैवल एजेंसी को करने के लिए, ठीक है। अब टूर ऑपरेटर इज़ वेरी चालाक, क्या करता है? ये ट्रैवल एजेंसी से भी डायरेक्टली डील कर सकता है और सीधे कस्टमर से भी डील कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो टूर ऑपरेटर है ये ट्रैवल एजेंसी को बोल सकता है कि भाई हमारे बिहाफ पे क्या कर दो तुम इनके लिए, या ये क्लाइंट है इनके लिए, इन कस्टमर्स के लिए बुकिंग कर दो, या टिकट्स बेच दो, या होटल बुकिंग कर दो, या अरेंजमेंट कर दो इस चीज़ की, या पेमेंट ले लो, या पासपोर्ट, वीज़ा, किसी भी तरीके की ये चीज़ इनको बोल सकते हैं और ट्रैवल एजेंसी इन दी एंड करना पड़ता है, ठीक है। ये जो है हायरार्की, इसकी हम आगे बात करने वाले हैं, डोंट वरी, इसको फिलहाल के लिए मैं इरेज कर दूंगी। अब बात करते हैं मैनेजर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स। अब देखो कोई भी कंपनी है, अगर मैनेजर्स है तो अपने अंडर जो भी लोग आएंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ आएंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो होगा ही, और असिस्टेंट मैनेजर्स भी इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या होता है, ये मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स जो हैं ये डे टू डे ऑपरेशन ऑफ ब्रांच ऑफिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई हमारा ऑफिस ढंग से चल रहा है कि नहीं, और कुछ भी गड़बड़ है तो उसको फिर डांटते हैं कि नहीं ये सही करो, ऐसे नहीं होना चाहिए, या ये दिस शुड बी फिक्स्ड। सो इसमें क्या है, ये सिंपल सी यही बात बोल रहा है, दिस इंक्लूड स्टाफिंग, मार्केटिंग, अकाउंटेंसी, कंप्लेंट्स एक्सेट्रा। मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बोलेंगे कि भाई मार्केटिंग टीम काम क्यों नहीं कर रही है, तुम लोग अभी तक तुमने ये ऐड नहीं बनाया है, या ब्रोशर नहीं बनाया, ये पैम्फलेट नहीं बनाया, तो ये बनाओ भाई। अकाउंटेंसी की भाई हमारा कितना पैसा आ रहा है, पूरी अकाउंटेंसी होती है ये। कंप्लेंट्स आ रही है तो उसको हम सॉर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर कोई क्लाइंट हमें कंप्लेंट कर रहा है तो उसको हमें क्या है, उसको फिक्स करना है, उस चीज़ को हमें सही करना है, ठीक है। ट्रैवल मैनेजर जो होते हैं इनके पास अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, दिस इज़ वेरी बेसिक, ठीक है। पूरा ही इरेज हो गया, सॉरी पीपल, कोई नहीं। स्मॉल एजेंसी है, अगर छोटी एजेंसी है तो जो ट्रेनिंग है वो डायरेक्टली जॉब पे करवाते हैं, और जो लार्ज कंपनी है उनके अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ए जो है ये छोटी कंपनी है, बी जो है ये बड़ी कंपनी है, दोनों सेम लग रही है, ठीक है। तो ए क्या करेगी, ए बोलेगी भाई हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं डायरेक्टली आप जॉब पे आओ, सीधे जॉब पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। बट बी क्या बोलेगी, बी बोल सकती है कि हमारा 3 मंथ का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम है
ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसमें आओ, उसके बाद आपकी फिर जॉब शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर जॉब शुरू होती है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मेरा मन करा तो मैंने कर दिया। सो ठीक है, क्या होता है, जो ए है ये छोटी कंपनी बोलती है कि भाई डायरेक्टली जॉब पे आओगे तो आपको हम अपना तभी आपको ट्रेनिंग दे देंगे। बड़ी कंपनियां बोलती हैं कि जैसे किसी कंपनी का 2 महीने का होता है, किसी कंपनी का 1 महीने का होता है, तो अलग अलग यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है। कोई भी कितने भी महीने की ट्रेनिंग हो सकती है। सिंपल सी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो कह रही है कि पहले जो क्या है ये आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, उसके बाद जॉब पे आपको रखते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। अब जो ट्रैवल एजेंसी है इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं कि भाई फीचर्स क्या है इनकी। ये इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट करते हैं क्लाइंट और प्रिंसिपल सप्लायर्स की। जो हायरार्की मैंने बनाई थी, मैं सिर्फ नाम लिख देती हूँ। ये हमारा सप्लायर्स हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, TO आता है, फिर TA आता है, फिर हमारा क्या है, कस्टमर आ जाता है। यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमारे ये क्या कर रहा है, TA जो है हमारा ये TA, अरे यार TA जो है ये क्या कर रहा है, ये TO एंड कस्टमर्स के बीच में एक लिंक बना रहा है, एक क्या कर रहा है, एक ब्रिज बना रहा है बेसिकली। ठीक है, तो TO क्या बोलेगा, TO बोलेगा TA से कि तू आगे कस्टमर्स को भेज दे। ठीक है, तो TA को बेचना पड़ता है, या TA जो है बहुत बार अपने आप खुद का भी बेचता है कस्टमर्स को। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि इंपॉर्टेंट लिंक बन रहा है दोनों ही TA एंड कस्टमर्स के बीच का। ठीक है, इमेज बिल्डर है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में बात करी थी, इमेज बिल्डर ऑफ द कंट्री माना जाता है ये, तो दिस इज एन इमेज बिल्डर। फिर क्या है, रैपिड एंश्योर रैपिड ट्रैवल सर्विसेज। अगर कोई भी कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी की हम यहाँ पे बात करें, बट इन जनरल कोई भी कंपनी है, तो अगर वो अपने कस्टमर्स को फास्ट सर्विस नहीं देगी तो कोई भी आज के टाइम पे उस कंपनी को नहीं चाहेगा। वाई इज जोमेटो एंड ब्लिंकिट सो फेमस, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि भाई एकदम रैपिड सर्विस हो, फटाफट से जो भी चीज़ें फटाफट डिलीवर हो जाए, तो इसलिए लोग इनको पूछते भी हैं। तो ट्रैवल एजेंसी का बेसिकली क्या फीचर है कि ये भी जो भी ट्रैवल सर्विस है उनको इंश्योर करें कि रैपिडली स्पीडी वर्क हो, यानी जल्दी से जल्दी कोई भी चीज़ है वो डिलीवर हो। ओके, प्रोवाइडर ऑफ ऑथेंटिक एंड रिलायबल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। ऑथेंटिक होती है और रिलायबल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन होती है इनमें। ठीक है, सोशल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लोग घूमना बंद नहीं करने वाले हैं तो लोग घूमेंगे, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहेगा। इसके साथ साथ ये गुड रिलेशनशिप जो है क्लाइंट और वेंडर्स के बीच में इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, क्लाइंट ये हो गया, वेंडर्स हमारे ये हो गए, इनके बीच में क्या है, ये लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अच्छा रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ट्रैवल एजेंसी की हम बात करते हैं। 2 तरीके की ट्रैवल एजेंसीज बेसिकली होती हैं। पहली जो है वो रिटेल ट्रैवल एजेंसी है और दूसरी आपकी होलसेल ट्रैवल एजेंसी है। ठीक है, तो रिटेल ट्रैवल एजेंसी क्या होती है, रिटेल ट्रैवल एजेंसी सेल्स टूरिस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली, कीवर्ड याद रखना, डायरेक्टली टू द पब्लिक ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोडक्ट सप्लायर्स। ठीक है, क्या हमने हायरार्की क्या पढ़ी थी, अभी हमने पढ़ी थी कि भाई हमारा सप्लायर होता है, प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर यानी हमारा TO होता है, फिर TA होता है एंड फिर कस्टमर्स होते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, हमारी TA यहाँ पे है, तो रिटेल का मतलब क्या होता है, रिटेल का हमारा यहाँ पे मतलब होता है होलसेलर ये होता है, और ये रॉ मटेरियल बोल लो इसको, जो भी बोल लो, अरे रॉ मटेरियल लिखना था, ये लिख दिया। ठीक है, तो रिटेल क्या करता है, सीधे कस्टमर्स को चीज़ें बेचता है, तो TA भी क्या करती है भाई, डायरेक्टली सीधे कस्टमर्स को चीज़ें बेचती है। किसके बिहाफ में, हमारे सप्लायर्स के बिहाफ में, ट्रैवल ऑपरेटर्स के बिहाफ में। और इसमें इनको क्या मिलता है, इसमें इनको कमीशन मिलता है, यानी बेचोगे सामान तो पैसे तो मिलेंगे ना, तो पैसे मिल रहे हैं, कमीशन मिल रहा है। सम पैकेज टूर्स आर सोल्ड इन 2 वे। 2 तरीके के इनके बेसिकली पैसे इनको 2 तरीके से मिलते हैं। दैट इज़, पहला कमर्शियल बेसिस पे मिलता है और दूसरा मार्कअप प्राइस में मिलता है। कमर्शियल बेसिस क्या होता है, कमर्शियल बेसिस बेसिकली होते हैं ये फिक्स प्राइस पे कोई भी चीज़ें बेचते हैं और उस पर इनको कमीशन मिलता है। यानी अगर जो आपका
पैकेज टूर है वो ये 5,000 में अगर बेच रहे हैं तो वो 5,000 ही रहेगा। ये बिल्कुल भी ऊपर नीचे कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें, 5,000 है तो 5,000 है। तो ये बिल्कुल 5,000 रुपये में ही बेच रहे हैं, फिक्स प्राइस में बेचते हैं और उससे इनको कमीशन मिलता है। अब मार्कअप प्राइस क्या होता है? मार्कअप प्राइस इंक्रीजेज द टूर कॉस्ट बिफोर सेलिंग। अब इसको थोड़ा और रीड करते हैं, उसके बाद ये मैं समझाऊंगी। व्हेन ट्रैवल एजेंसी सेल्स अ टूर package on a markup price, it means that first it marks up the cost of a tour and then sells it at a higher rate. The markup price is difference between the retail price and the wholesale cost. The extra amount added to original cost to make a profit. यानी स्टूडेंट्स, TO ने एक पैकेज टूर बनाया, ये PT पैकेज टूर समझेंगे हम। 5,000 का इनने पैकेज टूर बनाया। इनने क्या करा? ये पैकेज टूर हमारी ट्रैवल एजेंसी को दिया, ठीक है। 5,000 का ही है ये अभी, बट अभी ट्रैवल एजेंसी ने क्या करा? ट्रैवल एजेंसी ने सोचा कि 5,000 तो बहुत कम है भाई, इसमें हम थोड़ा पैसा ऐड करते हैं। तो इन्होंने इसमें 5,000 और ऐड कर दिए, ठीक है। 5,000 ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। 10,000 का हो गया ये। तो ये जो एडिशन हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मार्कअप प्राइस बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये अपनी एडिशनल कॉस्ट लगाते हैं, एडिशनल अमाउंट लगाते हैं, जिससे क्या है, इनका प्रॉफिट हो सके, और फिर ये कस्टमर्स को बेचते हैं। तो 5,000 की चीज़ इनने क्या है 10,000 में बेची, जिससे इनका 5,000 का प्रॉफिट हो गया। दैट इज मार्कअप प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। A retail travel agency is defined as a business that performs the following functions. इनके कुछ functions हैं, जैसे कि इसको अपन करेगा हाईलाइट। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम हाईलाइट करेंगे। कोड फेयर्स ये हैंडल करते हैं, एंड रेट्स, मेक रेजर्वेशन, अरेंज ट्रैवल टिकट्स, अकोमोडेशन, अरेंज ट्रैवल इंश्योरेंस, फॉरेन करेंसी, डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेप्ट पेमेंट्स। ये सारे क्या है? ये इनके फंक्शंस हैं। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है वैसे तो। कोड फेयर्स को ये हैंडल करते हैं, रेट्स हैंडल करते हैं, अरेंजमेंट जो है रिजर्वेशन की जो भी अरेंजमेंट हो जाती है, अकोमोडेशन की कोई भी अरेंजमेंट हो जाती है उसको ये क्या करते हैं? उनको मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं। ट्रैवल टिकट्स को ये अरेंज करते हैं। उसके बाद कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फॉरेन करेंसी हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, और पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज द रोल ऑफ ट्रैवल, नॉट रोल, बेसिकली फंक्शन, रोल कुछ भी कह लो, ये रिटेल ट्रैवल एजेंसी के फंक्शंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इनका जो मेन रेवेन्यू है कहाँ से आता है? इनका मेन रेवेन्यू वेंडर्स देते हैं, यानी हमारा जो TO है, ट्रैवल ऑपरेटर जो है, वो इनको कमीशन देता है, पैसे देता है आगे पैकेज टूर को बेचने के लिए। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडियन की जो रिटेल ट्रैवल एजेंसी है, 95% ऑफ इनका रेवेन्यू जो है वो कमीशन से आता है, एंड दी रिमेनिंग 5% इज फ्रॉम कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो 95% कहाँ से आ रहा है पैसा? कमीशन से आ रहा है, और जो 5% है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज उनसे प्रोवाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं होलसेल ट्रैवल एजेंसीज की। These agencies are specialized in organizing package tours है स्टूडेंट्स। ये कहाँ ही घुसाऊँ इसको अब मैं, पैकेज टूर्स। सो ये जो एजेंसीज हैं ये स्पेशलाइज्ड होती है, ऑर्गेनाइज करती हैं पैकेज टूर को, जो कि फिर मार्केटेड टू द कस्टमर, जो कि फिर कस्टमर्स को बेचे जाते हैं, टूरिस्ट को बेचे जाते हैं थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रिटेल ट्रैवल एजेंसी और डायरेक्टली टू द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते हैं पैकेज टूर को और फिर कस्टमर्स को ये बेचते हैं। किसके थ्रू बेच देते हैं? या तो इनके पास रिटेल ट्रैवल एजेंसी होती है उनके थ्रू बेचते हैं, या डायरेक्टली क्लाइंट्स को बेच देते हैं। ठीक है, अब इनके पास कब बेचेंगे ये?
रिटेल ट्रैवल उसके थ्रू कैसे बेचेंगे? अगर कोई भी होलसेल ट्रैवल एजेंसी है उसके पास एक रिटेल डिवीजन है तो ये रिटेल डिवीजन के थ्रू निकाल देंगे। अगर इनके पास रिटेल डिवीजन नहीं है तो ये फिर डायरेक्टली क्लाइंट्स को बेच देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, a wholesale travel agency purchases tourist product components in bulk and designs package tours, buys travel components from vendors in bulk and resells them to another travel business organization। क्या कर रहा है? ये परचेज करता है टूरिस्ट प्रोडक्ट को, बल्क में लेते हैं ये सारी चीज़ें, किसे? वेंडर से, सप्लायर से, प्रोड्यूसर से, और फिर इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं अपने हिसाब से, पूरा नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं, और फिर क्या करते हैं ये आगे ट्रैवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको बेच देते हैं। होलसेल ट्रैवल एजेंसी इज़ अ सिंपल पैकेज हॉलीडे एंड सेल देम टू क्लाइंट्स बाय रिटेल ट्रैवल एजेंट। यानी ये रिटेल ट्रैवल एजेंसी को बेचते हैं, फिर रिटेल ट्रैवल एजेंसी क्या करती है? कस्टमर्स को बेचती है। ठीक है। अ टिपिकल पैकेज इंक्लूड्स एयर टिकट इसमें होती है, अकोमोडेशन होता है, और भी और कौन सी सर्विसेज आ जाती है? एंटरटेनमेंट की सर्विसेज होगी, साइट सीइंग होगी, स्पोर्ट एक्टिविटीज़, ये सारी सर्विसेज जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। दीज पैकेजेस आर रेफर्ड एज पैकेज टूर। इन्हीं पैकेजेस को, ये जो आगे भेज देते हैं ना रिटेल ट्रैवल एजेंसी को, इन्हीं को हम पैकेज टूर बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दीज टूर इंक्लूड्स इट सर्विस ऑफ एस्कॉर्ट। अब पैकेज टूर जब भी बात करेंगे ना स्टूडेंट, तो उसमें एस्कॉर्ट होता ही होता है, ये प्रोवाइड करते हैं एस्कॉर्ट्स को, अनलेस आप खुद से अपनी मर्जी की बनवाना चाहो, दैट इज़ डिफरेंट, बट यूजुअली जो पैकेज टूर्स होते हैं इसमें एस्कॉर्ट्स होते हैं। ठीक है। बट अ फ्यू आर सोल्ड टू पीपल हु विश टू ट्रैवल इंडिपेंडेंटली। यानी ऐसे बहुत लोग हैं जो एस्कॉर्ट्स नहीं प्रेफर करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमें एस्कॉर्ट्स नहीं चाहिए, तो उनको ये नहीं देते हैं। बट ज़्यादातर जो भी पैकेज टूर बनते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये एस्कॉर्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये जो होलसेल ट्रैवल एजेंसी है ये प्रॉफिट कैसे कमाती है? A wholesaler receives volume discounts from the principal suppliers because a wholesaler might agree to purchase a large amount of seats from a particular airline or reserve a large number of rooms at a particular hotel or resort। अब देखो ये प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? कोई भी वेंडर से अगर लेंगे, अगर मैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, रॉ मटेरियल मैं दे रही हूँ, और मेरे पास कोई बहुत सारी चीज़ें लेने आता है, आता है मेरे पास लेने, यानी हमारा होलसेल ट्रैवल एजेंसी हो गई या टीओ हो गई, ये आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें मेरा एक होटल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, होटल ले लेते हैं यहाँ पे, और बोलते हैं कि भाई हमें तो पूरा होटल बुक चाहिए। यानी अगर मेरे होटल में 500 रूम्स हैं तो 500 के 500 इनको चाहिए। अब 500 अगर मैं दे रही हूँ तो भाई ये एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा मैं डिस्काउंट दूँ। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं 50,000 के दे रही हूँ तो मैं थोड़ा 10,000 कम कर दूँगी, या थोड़ा 8,000 कर दूँगी, या इतना 11-12 जितना भी डिस्काउंट मुझे देना होगा, तो ऐसे मैं इनको डिस्काउंट दे दूँगी। जो वो डिस्काउंट मनी है वो इनका क्या हो जाता है? वो इनका प्रॉफिट हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। मोस्ट ऑफ दीज आर स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपोनेंट सच एज, ये देखो ये जो एजेंसीज होती हैं इनका पर्टिकुलर एक एरिया होता है जिसमें ये एक्सपर्ट होते हैं या स्पेशलाइज होते हैं। जैसे कि एयर टिकट हो गया, कोई ऐसी कंपनी होगी जो एयर टिकट में ज़्यादातर माहिर होगी, या अकोमोडेशन में होगी, या कॉन्फ्रेंसेज में होगी, या कन्वेंशन, ऐसी पर्टिकुलर चीज़ों में ये क्या होंगी? एक्सपर्ट होगी। आते हैं अब टूर ऑपरेटर के पास। टूर ऑपरेटर की बात करते हैं। हमारा ट्रैवल एजेंसी कंप्लीट हो गया। ट्रैवल एजेंसी का बिल्कुल मत भूलना, ट्रैवल एजेंसी के 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ अपना रिटेल ट्रैवल एजेंसी एंड होलसेल ट्रैवल एजेंसी। अब हम बात करने वाले हैं टूर ऑपरेटर क्या होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म हो गई, कंपनी हो गई, जो कि क्या खरीदती है? ट्रैवल कंपोनेंट, इंडिविजुअल ट्रैवल कंपोनेंट्स खरीदती है सेपरेटली फ्रॉम देयर सप्लायर्स एंड कंबाइन देम इनटू अ पैकेज टूर व्हिच इज सोल्ड with their own price tag to the public directly or through middleman is called a tour operator। middleman यहाँ पे कौन है? TA है, यानी ट्रैवल एजेंसी है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
मेरी एक टूर ऑपरेटर कंपनी है, ट्रियो मेरी कंपनी का नाम है। मेरे को एक पैकेज टूर बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एयरलाइंस के पास जाऊँगी, मैं होटल वालों के पास जाऊँगी, मैं फूड इंडस्ट्री के पास जाऊँगी, या फूड कोई होटल हो गया उसके पास सॉरी रेस्टोरेंट हो गया उसके पास जाऊँगी, या और क्या चीज़ें हो जाती हैं, कोई टूर गाइड है उसके पास जाऊँगी, या मॉन्यूमेंट्स वाले जो हैं उनके पास मैं जाऊँगी, या कार के जो प्रोवाइड करते हैं, कार रेंटल जो होती है वो उसके पास जाऊँगी। इनसे मैं कहूँगी भाई हम मुझे इतनी सीट दे दो, इनसे मैं कहूँगी भाई इतने मुझे सीट्स चाहिए, ये खाना चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे अपने उनको लेके जाना है, किसी को लेके जाना है, टूरिस्ट को लेके जाना है घूमने, माउंटेन्स दिखाने, और कार चाहिए मुझे इतनी रेंट करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगी, अपने कंपनी में लाऊंगी। अपनी कंपनी में जब मैं ले आती हूँ तो इन सारे चीज़ों को क्या है, मैं इन सारी चीज़ों को, इन सारे जो चीज़ें हैं इनको मैं ऐड करूँगी, और इससे क्या है, मैं एक नया पैकेज टूर बनाऊंगी। ठीक है, एक नया जब पैकेज टूर बन जाता है तो उसकी मैं प्राइस क्या करूँगी, उसको मैं अपने प्राइस टैग पे डालूंगी। मैं कहूँगी भाई इतनी सारी मैंने चीज़ें खरीदी हैं, अलग अलग सप्लायर से मैंने खरीदे हैं, इसको मैंने कंबाइन किया है, और फिर मैंने क्या किया है उसके बाद फिर इस पर मैं अपना खुद का प्राइस टैग लगाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 लगा देती हूँ, सो दैट इज़ द प्राइस टैग, एंड फिर इसको मैं सीधे या तो मैं मिडिल मैन यानी ट्रैवल एजेंसी को दे दूँगी, या मैं सीधे कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, दिस इज़ वॉट अ टूर ऑपरेटर इज़ नोन एज। So tour operators are mainly responsible for delivering and performing these services specified in a given package tour। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि ये जो भी पैकेज टूर में जो भी सर्विसेज इनने लिखी हुई हैं उसको ये दे, उनको डिलीवर करें, उनको सारी परफॉर्म करें। अगर मैंने एयरलाइन का बोला हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उस एयरलाइन की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराऊँ, उस होटल की कराऊँ, या जितनी भी चीज़ें पैकेज टूर में लिखी हैं वो तो मुझे आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टूर ऑपरेटर। दे कैन प्रोवाइड दिस सर्विसेज देमसेल्व्स, या तो ये खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनके पास खुद की, जैसे मेरी कंपनी में अगर मुझे कार रेंटल नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं कार नहीं ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास खुद की कार की एक कंपनी है, या खुद की एक कार की सिलेक्शन है या डिवीज़न है, तो मैं क्या करूँगी, नहीं लूँगी, मैं खुद की सर्विस ले लूँगी इसमें। ठीक है, पैकेज टूर में अब मैं खुद की सर्विस डालूँगी। ठीक है, तो क्या करते हैं ये अपनी ही सर्विस, क्या है बहुत बार अपनी सर्विस या अपनी जो चीज़ें हैं, अपने होटल हो गए, कार सर्विसेज हो गई, पोचर्स हो गए, या कोई भी ऐसे रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको मैं ले सकती हूँ और उनको सीधे पैकेज टूर में मैं डाल सकती हूँ। ठीक है, इसीलिए ही बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इसको हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स। समझ आई बात, क्या हो रहा है, या तो ये अलग अलग सप्लायर से चीज़ें ले रहे हैं, या इनके पास खुद की अपनी एक सेक्शन है या कंपनी है जिससे ये चीज़ें लेके एक नया पैकेज टूर बनाते हैं, जिसमें ये खुद का प्राइस टैग डालते हैं, अपना पैसा लगाते हैं कि भाई इतना क्या हम बेचेंगे, किसको बेच देते हैं, या तो ट्रैवल एजेंसी को दे देते हैं कि आगे प्रोवाइड करो ये किसको, कस्टमर्स को, या तो डायरेक्टली ये कस्टमर्स को बेच देते हैं 10,000 में या जितना भी इनका प्राइस टैग है। समझ आई बात। देखो क्या हो सकता है, या तो ये अलग सप्लायर्स के पास जा सकते हैं, या इनके पास अलग अलग अपनी खुद की कंपनियां हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं टूर ऑपरेटर्स आर समटाइम कॉल्ड, इनको हम होलसेलर्स भी बोल सकते हैं, बट ये पार्शियली ट्रू है, क्योंकि जो होलसेलर है वो गुड्स बाय करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है पूरे बल्क में इन हिज ओन अकाउंट टू क्या करता है होलसेलर गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है, पूरे बल्क में बाय करता है अपनी ओन अकाउंट में, एंड प्रिपेयर करता है पैकेज, और उसको फिर रिटेल करता है, उसको आगे थ्रू बेचता है, ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बेचता है, या क्लाइंट को डायरेक्टली सेल कर देता है। बट जो अपना टूर ऑपरेटर है जिसके पास खुद के एक या दो टूरिस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी है, खुद के कंपोनेंट्स हैं, तो वो क्या करता है, वो एक नया टूरिस्ट प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि इंक्लूसिव टूर। यानी क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि जो होलसेलर है ये गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है, बल्क में बाय करता है, अपने अकाउंट में बाय करता है, और फिर रिटेल को बेच देता है। ठीक है, या खुद क्लाइंट को बेच देता है। बट जो हमारी टूर ऑपरेटर है
ये क्या करते हैं, ये जो है इनके पास खुद का होटल हो सकता है या इनका खुद का अकोमोडेशन तो होटल ही होते हैं गाइस। क्या कर सकता है, या तो खुद का ये होटल है जो उसके उसके उसको ले सकते हैं, या इनके पास खुद की कार सर्विसेज है। बट बाकियों का क्या होगा, होटल और ये जो है ये तो कंबाइन करके पैकेज टूर बन जाएगा, बट हमें और भी चीज़ें चाहिए जैसे कि एयरलाइन हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, या अकोमोडेशन हाँ ले सकते हैं, अकोमोडेशन और भी तरीके की अकोमोडेशन हो गई, या और भी जो सर्विसेज है वो सारी भी तो इंक्लूड होंगी इसमें, तो उसको भी इंक्लूड करता है। यानी ये सप्लायर्स के पास भी जाता है टूर ऑपरेटर, और इसकी खुद की जो है वहाँ पे भी ये जाता है। समझ आई बात। सिंपली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत सारे सप्लायर्स के पास भी जाता है, और इसके अगर खुद की कोई भी अपनी टूरिस्ट प्रोडक्ट है वहाँ भी ये जाके जाता है और वहाँ से चीज़ें लेता है एंड फिर एक नया पैकेज टूर बना देता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस अगेन। अ टूर ऑपरेटर जिसके पास खुद की एक या दो टूरिस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कंपोनेंट्स हो गए, कोई भी प्रोडक्ट हो गए इनके पास होते हैं, उनसे क्या करता है, ये नया टूरिस्ट प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि इंक्लूसिव टूर इनको बोल देते हैं हम। ठीक है, क्या कर रहा है, इनके पास खुद का एक या दो टूरिस्ट प्रोडक्ट होता है जिसके थ्रू ये एक नया टूरिस्ट प्रोडक्ट बना देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यही सिंपल सी बात मैं बताना चाह रही हूँ आपको। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ कि होलसेलर जो है ये बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, और इसको एक पैकेज बना के आगे रिटेल को बेच देते हैं, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी को दे देते हैं या क्लाइंट्स को। होलसेलर्स के पास अपना खुद का एक सेगमेंट नहीं होता है, इनके पास अपना खुद का होटल नहीं है, इनके पास अपना खुद का कार रेंटल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं होलसेलर्स, ये ऊपर से यानी रॉ मटेरियल जो हो गए या प्रोड्यूसर जो हो गए उनसे चीज़ें लेते हैं और उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। बट टूर ऑपरेटर के पास बहुत बार अपनी खुद के टूरिस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसके थ्रू ये नया प्रोडक्ट बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, tour operators generally offer a variety of package tours। बहुत सारे तरीके के ये पैकेज टूर्स जो है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ पैकेज टूर्स होते हैं इनके पास, अलग अलग ट्रैवलर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रैवलर्स होते हैं, उन सभी के लिए अलग अलग तरीके के इनके पास पैकेज टूर्स होते हैं। ओके, द हॉलीडेज विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द टूर ऑपरेटर्स आर यूजुअली सोल्ड बाय ट्रैवल एजेंट्स। यानी अगर कोई भी हॉलीडेज प्रोवाइड किए, यानी हमारा इंक्लूसिव टूर हो गया, पैकेज टूर हो गया, जो टूर ऑपरेटर बनाते हैं, ये कौन बेचता है, ये ट्रैवल एजेंट्स बेचते हैं। Some companies have their own retail outlets and sell directly to the public। अब जैसे इसमें हम मेक माई ट्रिप का एग्जांपल ले सकते हैं। मेक माई ट्रिप बहुत बार पैकेज टूर खुद बनाती है और अपने ही थ्रू ये बेच देती है। कैसे, क्योंकि इनके पास रिटेल आउटलेट होते हैं, ये अपने रिटेल आउटलेट के ब्रांच में जाते हैं और बोलते हैं कि हमने ये पैकेज टूर बनाया, आगे आप बेच दीजिए, किसको, पब्लिक को बेच दीजिए। तो ऐसे ये अपना बिजनेस करते हैं। In large companies, employees have specialized role such as negotiating with hotels and carriers, creating brochures or handling reservations। There are also teams for research, मार्केटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। अब बड़ी कंपनियां जितनी होंगी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे, और एम्प्लॉयज़ अगर ज़्यादा हैं तो अलग अलग इनका सेक्टर हो सकता है, अलग अलग डिवीज़न हो सकता है, अलग अलग स्पेशलाइज्ड रोल हो सकते हैं। कोई जो सेक्टर है वो मार्केटिंग से डील कर रहा है, फाइनेंस से कोई डील कर रहा है, कोई रिसर्च से डील कर रहा है, कोई रिजर्वेशन डील कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन डील कर रहा है। तो ये सारे डिवीज़न बहुत सारे हो जाते हैं अगर बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब टूर ऑपरेटर्स के टाइप की बात करते हैं कि भाई इसके जो है 4 टाइप हैं। सबसे पहला है इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, दूसरा है हमारा आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स, तीसरा है अपना डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स, एंड लास्टली जो है आपका डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज, जिनको हम ग्राउंड ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है जिसकी हम बात करेंगे, बट सबसे पहले हम बात करेंगे इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स की। इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, याद रखो स्टूडेंट्स, इन जो ये लिखा है, इन जो है ये IN, इसको याद रखना है,
इंडिया हम अपनी कंट्री को लेते हैं, इंडिया में अगर कोई अंदर आ रहा है, यानी इंडिया में अगर कोई इन कर रहा है, अंदर आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो हमारा इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स हो रहा है। अगर आउट जा रहा है इंडिया से तो वो आउटबाउंड टूर ऑपरेटर होता है। समझते हैं, अब इसको पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। These are also known as incoming tour operators। इसका दूसरा नाम हमें पता चल गया, इनका दूसरा नाम होता है incoming tour operators। The operators who receive guests, clients, tourists and handle arrangement in the host country are called inbound tour operators। समझ आई बात? नहीं आई कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन टूरिस्ट कमिंग थ्रू TCI, TCI अपना है, हमने बात करी थी अभी, ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। TCI के थ्रू एक अमेरिकन स्टूडेंट, एक नहीं बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं इंडिया में घूमने, ठीक है, कमिंग थ्रू TCI। और जो कंपनी है वो अरेंजमेंट करती है, हैंडल करती है, पूरे जो ग्रुप है उसकी सारी अरेंजमेंट करना है, होटल को करना है और फिर ट्रांसपोर्ट इनका अरेंज करना है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अरेंज करती है, हैंडल करती हैं, कहाँ पे, इंडिया में। देन TCI इज कॉल्ड एन इनबाउंड टूर ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई बात? क्या हो रहा है, अमेरिकन टूरिस्ट जो है वो कहाँ आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं, हमारी टूर ऑपरेटर कौन हो रही है, TCI जो है वो टूर ऑपरेटर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि TCI जो है ये अरेंजमेंट करती है, हैंडल करती है, किनको, अमेरिकन टूरिस्ट को, तो इसीलिए ये हो रहा है हमारा, TCI जो है वो हमारी इनबाउंड टूर ऑपरेटर हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? आउटबाउंड टूर ऑपरेटर की बात करते हैं। ऐसे टूर ऑपरेटर्स जो कि बाहर जाने के लिए, बाहर की डेस्टिनेशन को प्रमोट करते हैं, उनको हम बेसिकली आउटबाउंड टूर ऑपरेटर कहते हैं। वो प्रमोट टूर्स टू फॉरेन डेस्टिनेशन, ये बिजनेस टूर भी हो सकते हैं, लेजर टूर भी हो सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, टूर, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर बोलते हैं। सिंपल, इन दोनों में डिफरेंस अगर याद करना है तो सिंपली याद करना, इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स यानी इंडिया में कोई बाहर का इंसान आ रहा है, अमेरिकन हो गया, रशियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, जापानीज़ हो गया, ये सारे अगर इंडिया आ रहे हैं घूमने, किसके थ्रू, किसी भी एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं, टूर ऑपरेटर के थ्रू आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनबाउंड टूर ऑपरेटर हो रहा है। अगर आउटबाउंड हो रहा है यानी इंडिया का कोई ग्रुप, यानी इंडियंस, हम में से कोई अगर कोई भी कंट्री बाहर घूमने जा रहा है, फॉर एग्जांपल जापान घूमने जा रहा है या US घूमने जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आउटबाउंड टूर कंडक्ट कर रहे हैं। हम आउटबाउंड यानी हमको अगर टूर ऑपरेटर है, हम आउटबाउंड टूर ऑपरेटर के थ्रू बाहर की डेस्टिनेशन घूमने जा रहे हैं। अब ये दोनों ही हो सकते हैं, बिजनेस टूर भी हो सकता है, लेजर टूर भी हो सकता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे। इंडियन आउटबाउंड टूरिस्ट ट्रैफिक इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% एनुअली एंड मेक्स इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद रिगार्ड टू इट्स ट्रैवलिंग पॉपुलेशन। यानी भाई अपने इंडियंस को घूमना बहुत पसंद है, सिंपल सी ये बात है। इंडियन जो है बड़ा घूमने जाते हैं बाहर, तो 10% एनुअली ग्रो कर रहा है, और जिसकी वजह से इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, कि भाई इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं बाहर घूमने। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडियाज आउटबाउंड टूरिज्म इज नॉट ओनली हॉलीडे ओरिएंटेड। सिर्फ हॉलीडे ओरिएंटेड नहीं है, सिर्फ बाहर घूमने मनोरंजन के लिए जा रहे, लेजर ट्रैवल नहीं हो रहा, सिर्फ बिजनेस ट्रैवल भी हो रहा है पूरी बढ़िया तरीके से। देर आर मैनी ट्रैवल कंपनीज, ऐसी बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज हैं जो कि आउटबाउंड टूर पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि सीता है, TCI है, थॉमस कुक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे तो आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, तो यही याद रख लीजिएगा। डोमेस्टिक की जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट, डोमेस्टिक यानी इंडिया को एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर इंडिया के कोई भी आप स्टेट घूमने जा रहे हो तो आप डोमेस्टिक टूर कर रहे हो, ठीक है। इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट अगर घूम रहे हो तो डोमेस्टिक टूर कर रहे हो, ठीक है। डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स आर दोज हु असेंबल एंड कंबाइन टूरिस्ट कंपोनेंट्स इनटू इंक्लूसिव टूर एंड सेल इट टू डोमेस्टिक ट्रैवलर्स। यानी क्या करें, असेंबल करते हैं, कंबाइन करते हैं टूरिस्ट कंपोनेंट्स को, जिससे ये इंक्लूसिव टूर बनाते हैं और जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं उनको बेच देते हैं। In general, these two operators provide travel services within the boundary of home country and offer packages used to traveler via domestic inclusive tour or independent tour. Okay students, कोई एक्सप्लेन करने का इसमें है नहीं, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही इसमें अप्लाई होता है। क्या करते हैं, जो भी टूर नहीं है, टूर है स्टूडेंट्स, सॉरी। टूर ऑपरेटर्स जो है ये ट्रैवल सर्विसेज
जो भी अपनी इंडिया है ना, तो इंडिया का एग्जांपल लेंगे इसमें, इंडिया की जो बाउंड्री है ना, पूरे इंडिया की बाउंड्री, उसी के अंदर आप घूमने जा रहे हो तो आप डोमेस्टिक टूर कर रहे हो। तो ऐसे टूर ऑपरेटर्स जो कि इंडिया के लिए पैकेजेस बनाते हैं, जो कि कैसे हो सकते हैं, डोमेस्टिक इंक्लूसिव टूर हो सकता है या इंडिपेंडेंट टूर हो सकता है, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं ऐसे टूर ऑपरेटर्स, उसको हम डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है, अब आते हैं हमारा लास्ट में बात करते हैं। लास्ट जो है आपका डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज है या ग्राउंड ऑपरेटर्स हैं। अब ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, हैंडलिंग एजेंसीज बोल सकते हैं। ठीक है, 3 नाम हो गए इसके, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, ग्राउंड ऑपरेटर्स हो गए एंड हैंडलिंग एजेंसी हो गए। इनका जो मेन फंक्शन है ये है कि टूर अरेंजमेंट को ऑर्गेनाइज करना, जो भी आ रहे हैं टूरिस्ट घूमने उसको ऑर्गेनाइज करना ऑन बिहाफ ऑफ ओवरसी ऑपरेटर्स। ठीक है, टूर ऑपरेटर्स प्रमोट मैनी टाइप्स ऑफ हॉलीडे, काफ़ी तरीके के हॉलीडेज को क्या है प्रमोट करते हैं, जैसे कि बीच, वाइल्ड लाइफ, कल्चरल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जितने भी टाइप के हॉलीडेज़ हैं उनको ये प्रमोट करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनका अरेंजमेंट करते हैं। इट इज़ द ग्राउंड ऑपरेटर्स हु हैंडल्स द इनकमिंग ट्रैवलर्स या इनकम ट्रैवलर्स, इनकमिंग ही लिखना स्टूडेंट्स यहाँ पे, इनकमिंग ट्रैवलर्स इन द सेम सीजन बट एट डिफरेंट प्लेसेस। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि बीच का एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी सारे हमारे बीचेस हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड ऑपरेटर्स हैंडल करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टूरिस्ट जा रहे हैं, अलग अलग सीज़न पे जा रहे हैं, तो सेम कैसे हैंडल करना है, तो अलग अलग, जैसे मेक माई ट्रिप है तो ये काफ़ी जगह उसके ब्रांचेस होंगे जिसके थ्रू ये हैंडल कर पा रही है। ठीक है, इफ हैंडलिंग एजेंसी, कोई ऑफिस नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हैंडलिंग एजेंसी है, इसका कोई ऑफिस प्लेस नहीं है, सपोजिंगली अगर हम दिल्ली में है तो दिल्ली में मेन ऑफिस दिल्ली में और कहीं ऑफिस नहीं है, तो क्या होगा, जो दिल्ली की एजेंसी है वो गोवा की ट्रिप को कैसे हैंडल करेगी, ये कांटेक्ट करेंगे, लोकल एजेंट को कांटेक्ट करेंगे, लोकल एजेंट को हायर करेंगे और इनको बोलेंगे कि भाई हमारे बिहाफ में इन बंदों को घुमा दो। ठीक है, अब लोकल एजेंट को हम एक्सटॉर्शनिस्ट एजेंट भी बोल सकते हैं। इट शुड एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूट और एक्सटर्नल एजेंट टू डू द वर्क फॉर देम। सिंपल बात है, अगर मेरी सिर्फ जो कंपनी है वो दिल्ली में है और कोई मेरा एजेंट है, कोई भी मेरा कस्टमर है जिसको गोवा में घूमना है, तो वहाँ पे मेरी एजेंसी नहीं है, तो मैं कैसे डील करूँगी, तो मैं कॉल करूँगी वहाँ पे जो भी लोकल ऑपरेटर्स हैं, लोकल एजेंट्स हैं कि भाई ये हमारा बंदा आ रहा है घूमने, इसको घुमा दो। तो फिर वो जो लोकल एजेंट है वो डील करेगा उस क्लाइंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लोकल एजेंट को हम क्या बोल सकते हैं, भूलना मत ये, लोकल एजेंट इज नोन एज एक्सटॉर्शनिस्ट एजेंट एंड इट शुड बी एग्जीक्यूशन और एक्सटर्नल एजेंट टू डू वर्क फॉर देम। सिंपल सी यही बात इसमें बात बोल रहे हैं। चलते हैं आगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रैवल और टूर कंपनी। The organization of a travel tour company largely depends on the size and time for the business handled by it. भाई छोटी कंपनी होगी तो उसका इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, इतनी सारी जॉब्स जो है वो भी नहीं होंगी। छोटी है तो छोटे डिविजन होंगे, छोटे सेक्टर्स होंगे। बट अगर बड़ी कंपनी है तो क्या होगा, in a small and medium scale travel agency tour operator, one will find simple organization structure being limited in terms of operation size. छोटा साइज होगा भाई, डिविजन और लेबर भी छोटा होगा। ठीक है, अगर लार्ज स्केल कंपनी है तो उसमें जैसे थॉमस कुक हो गई, इसमें TCI हो गई, सीता हो गई, इसमें जो है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये फॉर्मल होगा, यानी बड़ा होगा और इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी और फॉर्मल होगा इन द नेचर। ओके स्टूडेंट्स, अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रैवल कंपनी, काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं, अगर आपका अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो क्या बेनिफिट्स हो गए, ये सारे बेनिफिट्स हैं भाई। डेवलप साउंड एंड अप टू डेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सिस्टम एंड स्ट्रैटेजीज, डेवलप इफेक्टिव लीडरशिप, ग्रोथ एंड डाइवर्सेशन, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एसेट, स्टिमुलेट्स
क्रिएटिविटी, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं किस चीज़ के, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा है तो ये सारी आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रैवल टूर कंपनी is the formal and quasi-formal network of reporting or controlling relationship। तो बेसिकली जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये फॉर्मल होता है या क्वाजी फॉर्मल नेटवर्क होता है किस चीज़ का, रिपोर्ट करने का और रिलेशनशिप जो है कंपनीज में उसको कंट्रोल करने का। And the powers and duties associated with each role in this network. The network of reporting relationship is commonly depicted through an organization's chart. Organization chart की हम बात करने वाले हैं। It has been observed that a travel company will operate functions more effectively and efficiently if an explicit organizational structure is appointed or designed। भाई जाहिर सी बात है, अगर ढंग का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा किसी भी कंपनी का तो वो अच्छे इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से फंक्शन कर पाएगी, अच्छे रिजल्ट दे पाएगी कस्टमर्स को। अब क्या होता है, दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ लार्ज स्केल ट्रैवल एजेंसी। अगर बड़ी कोई ट्रैवल एजेंसी है, बड़ी सी है, जैसे मेक माई ट्रिप पहले छोटी थी बट अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई, काफ़ी ज़्यादा इसकी जानकारी है और इट इज़ नोन, काफ़ी नोन जो है हमारी ट्रैवल एजेंसी है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ये जो भी चार्ट बना हुआ है दिस इज़ द कंप्लीट चार्ट दैट विल बी फॉलोड इन द कंपनी। ठीक है, द चार्ट डिपिक्ट्स वेरियस सुपर स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट। काफ़ी सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग फंक्शनल रिलेशनशिप है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मैनेजरियल हायरार्की फ्रॉम टॉप लेवल टू जूनियर लेवल मैनेजर्स एंड टॉप लेवल स्टूडेंट्स ये है और लोवेस्ट लेवल हमारा यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो ये सारे जो है ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, इससे हमें पता चलता है कि भाई हायरार्की जो है वो क्या होनी चाहिए। A large scale travel company has two parts, head office and number of branches within the country and abroad। अब head office होता है यानी एक जगह जो होगा head office होगा और बाकी जो है वो branches होंगे उस country के अंदर, and abroad में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का थोड़ा ना मैं गंदा सा डायग्राम बना देती हूँ। अब देखो ऐसा ही बन पाएगा मुझसे। ठीक है, तो लेते हैं एग्जाम्पल, गुजरात का ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो राजस्थान ही हो गया। गुजरात जो है अपना, ये कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, गुजरात में उसका क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस हो जाएगा। और बाकी जो भी हमारी इधर आ जाते हैं, देखो मैं ना ऐसे ही बना देती हूँ, समझ लो ऐसे। तो बाकी जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रांचेस हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ब्रांचेस हो जाएंगी और बाहर के देश हैं वहाँ पे भी इनकी क्या है, ब्रांचेस हो जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन दैट द हेड क्वार्टर्स और रजिस्टर्ड ऑफिस वुड हैव सेवरल डिविजन सच एज रिसर्च एंड प्लानिंग, ट्रैवल टूर डिविजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेड क्वार्टर जो है, जो हेड ऑफिस है, इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारी डिविजन्स हो सकती हैं, जैसे कि रिसर्च एंड प्लानिंग, ट्रैवल या टूर डिविजन हो सकता है इसमें। In designing the organization structure, a travel company is free to use any means of departmentation that are appropriate to which business operation, type of customer, travel corporation services and specific functions and activities achieve a mission of goals and core value। यानी सिंपल सी बात बोल रहा है, किसी भी तरीके का डिपार्टमेंटेशन ये यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से इनका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो पाए। चार्ट को अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर हमारा आ जाता है चेयरमैन या सीईओ, लीगल एडवाइज़र है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, डायरेक्टर है। फिर इसके अंडर आ जाते हैं हमारा फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे दो फंक्शंस आ रहे हैं, ये आप देख लीजिए। फिर है मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इनबाउंड डिवीजन हो जाता है, आउटबाउंड डिवीजन है, डोमेस्टिक डिवीजन है, फ्लाइट्स डिवीजन है, माइल्स डिवीजन है, आईटी डिवीजन है। इन सारे के अंदर क्या है, और ज़्यादा डिविजन्स है। ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग, फाइनेंस आ जाता है। मार्केटिंग एंड बिजनेस के अंडर इंडियन ऑफिसेज हैं, ओवरसीज ऑफिसेज हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कनाडा है। ऑल्दो ये सिर्फ कुछ स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, बट इसके अलावा भी और सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ओवरसीज़ ऑफिसेज हो सकते हैं। कनाडा, यूके,
फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे हो सकते हैं। इनबाउंड डिवीजन में क्या आ जाता है? इनबाउंड डिवीजन में आ जाता है सेल्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, टूर एस्कॉर्ट्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पोस्ट सेल डिपार्टमेंट। आउटबाउंड में ऑल्दो सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, 3 चीज़ें सेम है, 3 अलग हैं। कॉर्पोरेट ट्रैवल डिपार्टमेंट आ जाता है, वीज़ा डिपार्टमेंट, पोस्ट सेल डिपार्टमेंट इज द सेम। डोमेस्टिक में हमारा सारा सेम आ रहा है इनके जैसा। इंटरनेशनल सेल्स आ जाती है फ्लाइट डिवीजन में, डोमेस्टिक सेल्स है, एयरलाइन सेल्स है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा आप देख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं डिवीजन ऑफ ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, यूटी में तो आ ही सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। ट्रैवल एजेंसी को हम रिटेलर्स भी बोल सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी का जो साइज़ है ये छोटा होता है कंपैरेटिवली टू हमारे टूर ऑपरेटर का। टूर ऑपरेटर को हम होलसेलर्स बोलते हैं जो कि साइज़ में बड़े होते हैं। टाइप्स की बात करते हैं फटाफट से। ट्रैवल एजेंसी के टाइप है रिटेल और होलसेल, जिनकी हमने बात करी थी। और टूर ऑपरेटर्स के टाइप है ग्राउंड ऑपरेटर्स या हैंडलिंग एजेंसी हो गई, ये डेस्टिनेशन मैनेजमेंट है, ये सारे जो है इसका नाम मत भूलिएगा। इनबाउंड हमारा टूर ऑपरेटर है, आउटबाउंड एंड डोमेस्टिक। ओके स्टूडेंट्स, प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं भाई? ट्रैवल प्रोडक्ट बेचते हैं, ये फ्लाइट्स हो गए, होटल्स हो गए, टूर्स हो गए, किसके बिहाफ पे? सप्लायर्स के बिहाफ पे, यानी टूर ऑपरेटर के बिहाफ पे। टूर ऑपरेटर क्या करते हैं? ये क्रिएट करते हैं, सेल पैकेज टूर प्रोडक्ट करते हैं, जैसे टूर्स बेचते हैं या ये हॉलीडेज बेचते हैं। सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है? इंटरमीडिएटरी एक्ट करते हैं, सेलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स। इनके पास बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, यानी बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हो सकते हैं, उनसे ये चीज़ें लेते हैं और आगे फॉरवर्ड बेच देते हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि ट्रैवल एजेंसी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता सप्लायर से या प्रोड्यूसर से, टूर ऑपरेटर से होता है। और टूर ऑपरेटर्स जो है इनका डायरेक्टली कांटेक्ट होता है सप्लायर से, यानी होटल से, एयरलाइन से, एक्सेट्रा से, ठीक है। क्या क्रिएट करते हैं? प्रोडक्शन क्रिएशन, प्राइमरीली सेल्स प्री पैकेज प्रोडक्ट्स और अरेंज इंडिविजुअल ट्रैवल कंपोनेंट्स। और जो हमारी टूर ऑपरेटर है ये डिज़ाइन करती है, पैकेज करती है ट्रैवल कंपोनेंट्स को इनटू कंप्लीट इंटिनरी, या कंप्लीट इंटिनरी हमारा टूर ऑपरेटर बनाता है। फोकस कहाँ है इनका? बेसिकली इनका फोकस है अरेंजिंग इंडिविजुअल ट्रैवल नीड्स एंड सेलिंग ट्रैवल प्रोडक्ट्स। कंपेयर्ड, अगर इसको हम टूर ऑपरेटर से कंपेयर करेंगे, ये क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं पूरा ट्रैवल पैकेजेस का, ठीक है। बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये कमीशंस के थ्रू कमाते हैं, बुकिंग पे इनको कमीशन मिलता है, उसके थ्रू ये कमाते हैं। टूर ऑपरेटर्स जो है ये प्रॉफिट कमाते हैं मार्कअप प्राइस से, अपने पैकेज टूर पे ये एक्स्ट्रा जो प्राइस, खुद का प्राइस टैग लगाते हैं, उनसे इनका कमीशन होता है, सॉरी उनसे ये पैसे कमाते हैं, उनसे रेवेन्यू मिलता है इनको। कस्टमर इंटरेक्शन, जो हमारी ट्रैवल एजेंसी है इनका ज़्यादा कांटेक्ट होता है, ज़्यादा इंटरेक्शन होता है कस्टमर से। और जो टूर ऑपरेटर्स हैं इनका लेस कांटेक्ट होता है, डायरेक्टली ये कस्टमर से ज़्यादातर डील नहीं करते हैं, ये ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू डील करते हैं, तो इनका जो कांटेक्ट है वो कम होता है विद एंड कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, एंड ये ट्रैवल एजेंसी के थ्रू वर्क करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रिस्क क्या है? रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कम फाइनेंशियल रिस्क होता है इसमें, बट टूर ऑपरेटर्स ने ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया होता है अपने पैकेजेस पे। एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रैवल एजेंसी जो कि फ़्लाइट बुक करती है, होटल बुक करती है, कार रेंटल्स फॉर अ कस्टमर्स, ठीक है। अ कंपनी दैट क्रिएट्स एंड सेल्स अ वीक लॉन्ग टूर ऑफ इटली इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, अकोमोडेशन एंड साइट सीइंग, ठीक है। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें? दिख रहा है कि भाई ट्रैवल एजेंसी से फ्लाइट्स, होटल्स, कार रेंटल्स कस्टमर्स के लिए बुक करते हैं, बट टूर ऑपरेटर क्या करते हैं? ये पूरा एक टूर बनाते हैं, 1 वीक का टूर हो सकता है या 2 वीक का हो सकता है, तो इतना बड़ा टूर बनाते हैं जिसमें ये फ्लाइट्स इंक्लूड करते हैं, अकोमोडेशन इंक्लूड करते हैं, साइट सीइंग इंक्लूड करते हैं। एक पॉइंट मैंने एक और एक्स्ट्रा ऐड किया है जो कि है कि भाई ट्रैवल एजेंसी को हम इमेज बिल्डर भी बोलते हैं, गाइज डू नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट। और अपने टूर ऑपरेटर को हम मैन्युफैक्चरर ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, अब आ गए हम अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक पे। इधर यहाँ पे जो बात हो रही है ना, अगर आप ये अपनी लैंग्वेज पढ़ोगे बुक की, तो इट्स अ वेरी हार्ड लैंग्वेज और बड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, इन्हें कुछ भी तरीके से नहीं लिख रखा है, तो उसको मैंने एकदम सिंपल पॉइंट्स में ये आपका बनाया है। तो क्या होने लगा, आई विल रीड, पहले मैं ये रीड करूँगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, तो मेरे साथ साथ क्या करना, रीड करना, तो आपको क्लियरली समझ आएंगी बात। द डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंसी
is due to the end of airline commissions, the rise of service fees and the widespread use of internet by both consumers and airlines. क्या होने लगा भाई, जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंसी थी उनका डिक्लाइन होने लगा, वो कम होने लगी धीरे धीरे. कैसे? क्योंकि इंटरनेट आने लगा. ठीक है, व्हाट हैपेंड, कब की बात है, 1995 के दौरान की बात कर रहे हैं हम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब के टाइम पे इंटरनेट धीरे धीरे आ रहा था. एंड जैसे धीरे धीरे आने लगा तो एयरलाइंस ने क्या करा, एयरलाइंस ने एजेंट जो है, जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट यानी उनको धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया. जो कमीशन ट्रैवल एजेंट को मिलने थे वो हटाने शुरू कर दिए. कब? 1995 के दौरान. पुशिंग एजेंट्स टू रिलाई ऑन सर्विस फीस एंड लेजर ट्रैवल सेल्स. अब जब ये एलिमिनेट करने लगे एजेंट्स को, तो एजेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो ये क्या करने लगे, ये एक्स्ट्रा सर्विस फीस लेने लगे ट्रैवल सेल्स में. अब जब ये सर्विस फीस लेने लगे तो क्या हुआ, एजेंट्स जो हैं, ट्रैवल एजेंट्स जो हैं, ये महंगे होने लगे. अब महंगे होने लगे तो लोगों को, जो कस्टमर्स हैं, उनको ट्रैवल एजेंट्स नहीं बह रहे थे भाई. वो कह रहे थे कि जो हम महंगाई पे क्यों जाए, जो हमें सस्ता मिल रहा है हम वहाँ जाएंगे. तो क्या हुआ, जो लोग हैं वो एयरलाइंस के डायरेक्ट वेबसाइट पर जाते हैं, डायरेक्ट वहाँ से बुक करते हैं एयरलाइंस को. और जो एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको साइड कर दिया, बाईपास करते हुए डायरेक्टली एयरलाइंस पे जा रहे थे. However, direct airline sales online offered cheaper fares. अब क्या हुआ, जो एयरलाइन की ऑनलाइन वेबसाइट थी वहाँ पे ये सस्ती एयरलाइंस बेच रहे थे कंपैरेटिवली टू ट्रैवल एजेंट्स. ठीक है, क्रिएटिंग प्राइस डिसएडवांटेज फॉर द एजेंट्स. The internet allowed airlines to build direct customer relationships, reduce costs, and gather valuable consumer data. Despite the decline, travel agents still hold relevance by providing personalized services and saving clients time and money. सिंपल सी बात हो रही है, एयरलाइन जैसे ही इंटरनेट आया तो क्या हुआ, एयरलाइंस ने अपनी खुद की वेबसाइट बना ली. अब जब खुद की वेबसाइट बना ली तो इनने क्या करा, इनने पैसे जो है वो कम कर दिए और जो डाटा था, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे कस्टमर्स को, वो ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड होने लगी. अब जब सस्ती चीज़ किसी को दिख जाती है तो वो सस्ती चीज़ के पीछे ही भागता है इंसान. तो क्या हुआ, लोग भी क्या करने लगे, सीधे एयरलाइन की वेबसाइट पे जाने लगे कि भाई यहाँ पे तो हमें बड़ी सस्ती सी एयरलाइन मिल रही है. तो वहाँ पे एयरलाइंस की प्रॉफिट होने लगा एंड ट्रैवल एजेंट जो हैं वो धीरे धीरे कम होते गए. इसके बावजूद क्या हुआ, ट्रैवल एजेंट जो हैं ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आज भी ट्रैवल एजेंट्स हैं. तो क्या हो रहा है, ये अब की पॉइंट्स हैं आपके, बात करते हैं इन की पॉइंट्स की. एंड ऑफ एयरलाइन कमीशंस. अब एयरलाइन स्टॉप्ड पेइंग बेस कमीशंस, यानी जो ये ट्रैवल एजेंट्स को पेमेंट देते थे 1995 से लेके 2002 के बीच में, ये कम करने लगे. 10% से कम हो गया था. एजेंट्स को क्या करना था, अब इनके पास कोई इनकम ही नहीं, रिसोर्स ऑफ इनकम इनका क्या था, यही था कि भाई इन ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू अगर आप चीज़ें खरीदोगे तो ट्रैवल एजेंट्स को भी फ़ायदा होगा. बट अब जब एयरलाइंस खुद ही अपनी वेबसाइट से बेच रही हैं चीज़ें, तो एजेंट्स के पास कोई भी इनकम नहीं रही, कोई भी इनकम सोर्स नहीं रहा. जैसे कि सर्विस फीस जो है वो इनकी नहीं रही, या सेलिंग टूर पैकेजेस जो है अब ये नहीं कर पा रहे थे. अब सर्विस फीस का इम्पैक्ट क्या हुआ, सर्विस फीस मेड एजेंट्स प्राइस हायर देन दी डायरेक्ट एयरलाइन बुकिंग. अब एजेंट्स का जो है प्राइस वो महंगा हो गया डायरेक्ट एयरलाइन बुकिंग से. तो कस्टमर्स क्या कर रहे थे भाई, कस्टमर्स प्रेफर कर रहे थे कि हम डायरेक्टली एयरलाइन से खरीदें. क्यों? क्योंकि उनको सस्ते पड़ रहे थे, उनको कम पैसा देना था, अवॉइड एक्स्ट्रा चार्जेस जो थे वो अवॉइड कर पा रहे थे. रोल ऑफ इंटरनेट यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेट चेंज ट्रैवल परचेज बिहेवियर एंड कॉमर्स. एयरलाइंस ने अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स बनाई बुकिंग के लिए, फ्लाइट इन्फो के लिए, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए. ईमेल मार्केटिंग बिकेम चीपर एंड मोर फ्रीक्वेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, अब ट्रैवल एजेंट्स को भी तो अपना रोज़गार चलाना था, तो इनने क्या करा, इनने भी अपनी वेबसाइट्स बनाई. ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स आए 1995 के बाद. कस्टमर्स ने सर्च इंक्रीज़ किया और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल बुकिंग होने लगी ऑनलाइन. फिर एयरलाइन सेलिंग डायरेक्ट. एयरलाइंस एम टू बाईपास एजेंट्स. जैसे कि मैंने बताया, एयरलाइंस ने कहा कि एजेंट्स को हटाते हैं, हम अपना एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च करें, हम सीधे अपना प्रॉफिट करेंगे. तो एजेंट्स को बाईपास करा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट को कम करा. इसके बाद बेटर कंट्रोल इनने हासिल किया और कस्टमर डाटा भी इनका बेटर हुआ.
इसके साथ साथ इनने पैसेंजर्स को एनकरेज करा कि ये डायरेक्टली बुक करे एयरलाइन वेबसाइट से, ना कि ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू। रोल ऑफ ट्रैवल एजेंट्स, अब ट्रैवल एजेंट्स का करंटली क्या रोल चल रहा है? ऑल्दो जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं ये काफ़ी कम नंबर में हैं, बट इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अभी भी सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन डिलीवरिंग वैल्यूएबल सर्विस एंड सेविंग क्लाइंट्स टाइम एंड मनी। सिंपल से यही बात आपका जो बुक है वो भी यही बोल रहा है। आई डोंट रिमेंबर कौन से पेज में है, आई थिंक इट इज़ ऑन पेज नंबर 11। तो पैराग्राफ्स में है ये, मैंने सोचा पैराग्राफ्स में क्या ही पढ़ोगे, तो मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं इस पूरे आपके जो भी पैराग्राफ्स हैं उसके, ठीक है। तो इतनी सी बात कर रहे हैं इसमें। अब आते हैं हम अपने बिजनेस इंटीग्रेशन में। द बिजनेस इंटीग्रेशन या बेसिकली टूरिज्म प्रोडक्ट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ ट्रांसपोर्ट। एसेंशियल चीज़ें हमारे टूरिज्म में क्या होती हैं? देखो, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद अकोमोडेशन होती है एंड अट्रैक्शन होता है, जो कि दोनों कंस्ट्रक्टेड और नेचुरल हो सकता है, यानी कंस्ट्रक्टेड यानी मैन मेड हो सकता है, या नेचुरल अट्रैक्शन हो सकता है। द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज सर्विसेज इंक्लूड, आप प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एयर हो सकती है, सी, रोड, रेल, कैरियर्स, होटल्स और अदर फॉर्म्स ऑफ टूरिस्ट अकोमोडेशन एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज डिजाइन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, जैसे कि हेरिटेज साइट, अम्यूजमेंट पार्क्स, पर्पस बिल्ट एक्टिविटी सेंटर्स सच एज स्कीइंग रिजॉर्ट्स। ठीक है, ये सारे क्या है? ये हमारे मैन मेड या नेचुरल अट्रैक्शंस की हम इसमें बात कर रहे हैं। These services can be sold to the tourist in number of ways, either directly through travel agents or through tour operators who can be described as wholesalers of tourism। अब हमें याद रखना है, ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंसी की बात होगी तो हम रिटेलर्स की बात कर रहे हैं, तो टेढ़ी लाइन बनी है इतनी रिटेलर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब हम टूर ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो हम होलसेलर्स की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 2 आपकी बुक में भी ये फिगर बनी हुई है। ये इलस्ट्रेशन डिस्क्राइब करती है, ये चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब कर रही है ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में, और इसको हम बोल सकते हैं चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी सबसे ऊपर आता है आपको प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स, उसके बाद आपका आता है, इधर मैंने बीच में मैन्युफैक्चरर्स भी डाला हुआ है, बट हमारे टूरिज्म में मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं आपका टूर ऑपरेटर्स, होलसेलर्स होता है, फिर रिटेलर्स होता है एंड फिर कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर कस्टमर जो भी बोलना है बोल लो। अ नोटेबल फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री ओवर द रिसेंट ईयर हैज़ बीन चेंज, यहाँ पे मैं शायद भूल गई ये लिखना, वी स्टडी प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या आ जाता है? इंटीग्रेशन आ जाता है, टेकिंग प्लेस बिटवीन सेक्टर्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। अब इस इंटीग्रेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है, दो टाइप्स हैं बेसिकली बिजनेस इंटीग्रेशन के, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, दो तरीके के बिजनेस इंटीग्रेशन होते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन। समझते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है पहले, फिर हम समझेंगे कि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन सेम लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन में होता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी जैसे कि अगर ये एग्जांपल हम इससे समझते हैं, होटल ए और होटल बी दोनों मिलके एक बड़ा होटल चेन बना रहे हैं। दोनों क्या है? दोनों ही सेम लेवल पे हैं, दोनों ही सेम डिस्ट्रीब्यूशन चेन में आ जाते हैं। ठीक है, इनका क्या पर्पस होता है कि ये ग्रो करे, बेनिफिट करे फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ सेल बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग मोर। भाई कमाने का है ना, सब कमाना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स मनी। तो जैसे ग्रो करेंगे, बड़ा होटल होगा तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे, ज़्यादा लोग आ पाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा रेवेन्यू होगा, और ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो मतलब ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं भाई, एवरीबडी इज़ हैप्पी इन दैट। तो क्या है, ग्रो करने का इनका मेन पर्पस होता है। अब इससे क्या होता है? इससे रिड्यूस यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाते हैं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट आर स्प्रेड अक्रॉस मोर प्रोडक्ट। ये कहते हैं कि भाई हमारी तो फिक्स कॉस्ट रहेगी, हम डिस्काउंट नहीं देंगे, हम फिक्स कॉस्ट पे रहेंगे, तो जिससे इनको क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे कि इसमें क्या है, लाइक होटल रूम्स, एयरलाइन सीट्स एंड टूर पैकेजेस। बायर्स बेनिफिट बाय गेटिंग लोअर प्राइसेस व्हेन दे बाय लार्ज इन क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एग्जांपल यही वाला जो पिक्चर बनी है, यही एग्जांपल है। टू कंपनीज ऑफरिंग कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स मर्ज,
दो ऐसे होटल्स या दो एयरलाइंस हो गई जो कि सेम रूट पे जाते हैं वो मर्ज हो जाएं, या ऐसी दो कंपनीज जो कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो है वो दे रही हो वो मर्ज हो जाएं, जैसे कि होटल कंपनी है और लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मर्ज हो जाएं और वो एक नया कंपनी बना ले, तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, चलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन में। अब ये जो है ये ऐसी कंपनीज के बीच में होता है जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन में है। देखो, जैसे कि होलसेल जो है वो मैन्युफैक्चरर के साथ मर्ज कर ले, या होलसेल रिटेल के साथ मर्ज कर ले, या होलसेल सप्लायर्स के साथ मर्ज कर ले। तो अलग अलग चेन में है, सेम चेन पे नहीं है स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट सेम, ये अलग अलग चीज़ों में है। ठीक है, इसका भी सेम पर्पस होता है, ये भी इकोनॉमिक स्केल जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, दोनों का जो पर्पस है दैट इज सेम। अब इसमें क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन में दो टाइप्स हो सकते हैं, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे कि ये है, और बैकवर्ड और अपवर्ड इंटीग्रेशन जो कि ये है। ठीक है, फॉरवर्ड में क्या होता है, एक टूर ऑपरेटर है वो खुद की ट्रैवल एजेंसीज अगर बना ले तो दैट इज एग्जांपल। अब क्या है यहाँ पे होलसेल क्या है, ये टीओ है हमारा, है ना, टीओ क्या करे, ये अपनी एक कंपनी बना ले, दैट इज हमारा फॉरवर्ड हो गया। यानी फॉरवर्ड यानी नीचे जा रहे हैं हम, बैकवर्ड यानी ऊपर जा रहे हैं, याद रखना स्टूडेंट से। ठीक है, एंड बैकवर्ड क्या होता है, अ कंपनी टेक्स कंट्रोल ऑफ इट्स सप्लाईज, यानी अपनी सप्लाईज का कंट्रोल टेक कर रहा है। जैसे कि टूर ऑपरेटर्स एक एयरलाइन बाय कर ले, एयरलाइन क्या है, एयरलाइन सप्लाई कर रही है ना, तो एयरलाइन अगर हमारा टीओ है और ये एयरलाइन से सीधे डील कर ले तो ये हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि कौन सी लेवल ऑफ चेन पे ये बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे हो रही है बात, यानी जैसे कि इजी करना पड़ेगा, जैसे कि रिटेल और रिटेल वाले साथ मिलके एक नया रिटेल बिजनेस बना ले। ठीक है, या होलसेलर और होलसेलर मिलके नया होलसेलर ऑफिस बना ले, दिस इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, जब होलसेलर और रिटेल मिलके एक नया हमारा आउटकम बना रहे हैं, दैट इज WR। क्लियर स्टूडेंट, यही सिंपल सी बात बोल रहे हैं ये। या आपका मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर मिलके आपका नया कंपनी बना ले, ये बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल सेम लाइन पे होता है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चेन में होता है, और वर्टिकल जो है ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चेन पे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ओवरऑल बेनिफिट जो दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मिलता है, दोनों की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम हो जाती है, नेगोशिएट बेटर प्राइस पर नेगोशिएट कर सकते हैं, यानी एयरलाइंस अगर है तो ये ज़्यादा प्लेन्स खरीद सकते हैं, सप्लाई चेन पे ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है जिसकी वजह से बेटर कोऑर्डिनेशन होती है और हायर प्रॉफिट मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, एंड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी जो इंपॉर्टेंट है। सो ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिल्कुल करिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब। और चलो एक बार को मत भी करना तो कमेंट ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स, कमेंट करने से मेरे को बहुत मज़ा आता है सारे स्टूडेंट्स का कमेंट पढ़ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई क्वेरीज हो आपको वो भी पूछ सकते हैं, कोई अच्छा कॉमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो इन दी एंड ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और चैप्टर्स मैं बनाऊंगी और अच्छे से मैं समझाऊंगी। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट भी कर सकते हो, और आप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट आई वुड रियली लव कि अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा सा कमेंट करेंगे, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप और बच्चों को और अच्छे से पढ़ाऊँ और अच्छा कंटेंट आपको लेके आऊँ। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िएगा।